जोहार। दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के जरिए हम हर हफ्ते नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, उस पर चर्चा करते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि हमारे देश के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है उसमें नए कोर्सेज ऐड ऑन होते रहते हैं, जो कि हमारे देश के भविष्य के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस की पढ़ाई के बारे में। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मनीष कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट सेंटर फॉर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, BIT मिश्रा। डॉक्टर मनीष, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जोहार। DD झारखंड और भी हैं राहें के दर्शकों के लिए मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। तो डॉक्टर मनीष, जो हमारे दर्शक जो हमें आज देख रहे हैं वो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डेटा साइंस और जो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है ये एग्जैक्टली है क्या, आप हमें ये बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है दिव्या जी। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स डेटा साइंस एक नया तरीके का प्रयोग है जिसका बहुत समय से जो है लोगों को इंतज़ार था। डेटा साइंस अपने आप में एक बहुत ही नया आयाम है। अगर हम कंप्यूटिंग आयाम्स की बात करें पिछले 80 सालों में, तो 80 सालों में मेन फ्रेम एरा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बेस्ड मैकेनिज्म, और ये थर्ड कंप्यूटिंग आयाम है जो कि 2010 के बाद पूरे विश्व में जो है प्रचलित हुआ, जिसमें डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से छोड़ के अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट हुआ और इतना ज़्यादा डेटा जनरेट होना शुरू हुआ जिसका नाम जो है बिग डेटा रखा गया। बिग डेटा को सॉल्व करने के लिए जो पहले से मौजूद टेक्नोलॉजीज थी वो सफिशिएंट नहीं थी, जिसको रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इस क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स या डेटा साइंस जिसका कहते हैं हम, इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ। तो डेटा साइंस का उत्पत्ति ही सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई जिससे कि जो है जो चीज़ें हम पहले से कर रहे थे उसमें और अच्छे से कैसे चीज़ें दी जा सकें, किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया सके। और सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वो है कि जो हिडन इनसाइट्स है डेटा में वो कैसे हम जो है रिजॉल्व कर सकें। जी, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो पहले जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हुआ करता था जिसके थ्रू हम जो है क्या हो रहा है उस डेटा में उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते थे। बट उस आइडेंटिफाई करने के बाद उसके और प्रयोगों को लेके, उसके भविष्य को लेके हमारा स्टैटिस्टिक्स और बाकी सब जो टेक्नोलॉजीज थी वो ऑब्सोलीट हो गई। इतना ज़्यादा डेटा जनरेट होना लगा, इसका आप कल्पना इस बात से कर सकते हैं कि पिछले 70 सालों में जितना डेटा इंडस्ट्री या एकेडमिया ने जनरेट किया उतना आज जो है 10 सेकंड में हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। जी। अब उस डेटा जनरेट करने के बाद उसके और क्या जो है यूज़ कर सकते हैं उसको जानने के लिए डेटा साइंस का जो है प्रादुर्भाव हुआ। जी। इसके थ्रू हम जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एक टर्म है जिससे कि डेटा में क्या हो रहा है इसका हम जानकारी कर सकते थे। इसी तरीके से प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एक पार्ट होता था जिससे कि जो हो रहा है डेटा में और जो भविष्य में हो सकता है इस चीज़ को हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को हम जो है प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन डेटा साइंस ने हमें जो है अनेबल किया कि जो हो रहा है, जो होगा, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको कैसे रोका जा सके, उसके सुझाव दिए जा सके। तो प्रिवेंटिव और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स भी डेटा साइंस जो है प्रोवाइड करने लगा। रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स आज से नहीं सदियों से है। कौटिल्य के समय से अर्थशास्त्र की कल्पना हम लोगों ने देखी है अपने समाज में। ये सारी चीज़ें होते होते अर्थशास्त्र ने एक बहुत ही लंबी जो है जर्नी अपनी तय की है। उस लंबी जर्नी में धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व हुआ। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ कि तो डेटा जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स में जनरेट हो रहा था वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया, इतने तरीके के होने लगे, जहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेट, यानी जिसको कि हम कहते हैं कि हम एक्सेल शीट में सेव कर सकते हैं रो एंड कॉलम्स में, सिर्फ वैसा डेटा जनरेट होता था। बट आने वाले समय में किसी भी इकोनॉमिक गतिविधि को मॉनिटर करने के लिए जो डेटा जनरेट होने लगा वो डेटा आपका सैटेलाइट डेटा है जिसके थ्रू डेटा जो जनरेट हो रहा है, जिससे कि गवर्नमेंट देख रही है कि अच्छा ये काम हुआ कि नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल, मनरेगा की कोई स्कीम अगर जो है उसका पैसा जो है रिलीज होना है तो आज गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक सर्वे के बेसिस पे वो पैसा रिलीज नहीं कर रही है। वो सैटेलाइट डेटा से देखती है कि अच्छा वो काम जो
पूरा होना था वो हुआ कि नहीं हुआ। जी। तो इस तरीके से जो डेटा जनरेट होना शुरू हुआ वो कई नए नए आयामों को लेता हुआ जनरेट होना शुरू हुआ, और उसको सॉल्व करने के लिए ये ट्रेडिशनल जितने भी जो है फील्ड्स थे वो धीरे धीरे उनमें कमी होती गई, और वहीं पे फिर ये डेटा साइंस जो है यूजफुल साबित हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस का जो है संगम इस कोर्स के थ्रू हम लोगों ने दिया, जिसमें हम सब्जेक्ट का भी कॉन्फिडेंस बताते हैं कि जो है अच्छा ये एरिया है, ये इकोनॉमिक्स के जो है सब्जेक्ट्स हैं, माइनर्स हैं, जिसमें ये डेटा जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ हम जो है हथियार भी देते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स भी देते हैं डेटा साइंस के थ्रू, जिससे कि उस डेटा रिलेटेड चैलेंजेस को हम सॉल्व करें। तो अल्टीमेट जो विजन है इस कोर्स का वो ये है कि हम डेटा साइंटिस्ट बना सकें जो कि क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स चैलेंजेस को सॉल्व करे। और ये क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स चैलेंजेस आपको बता दूं दुनिया के हर 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 एरिया में है, हर डोमेन में है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, या जो भी आप नाम लीजिए वहाँ ये चैलेंजेस मौजूद है। जी बिल्कुल डॉक्टर मनीष, आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को बताया है कि क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस क्या है और इनका आपसी में मेल क्या है। आपने बहुत ही सरलता से, मुझे आशा है कि जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो फील्ड है ये काफ़ी नया है, थोड़ा बच्चों के लिए अननोन है अगर देखा जाए, तो आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को बताया। तो आगे बढ़ते हुए अब हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सब्जेक्ट्स इसके अंदर पढ़ी जाती है। जैसा हमने आपको बताया कि डेटा साइंस जो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस हमारा चैलेंज जो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा हमने जो परिकल्पना की थी वो एक डेटा साइंस लाइफ साइकिल के थ्रू की थी। अब जब हम डेटा साइंस लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो ये एक अकेला फील्ड नहीं है, उस एरिया में कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। अब उन इन्वॉल्व होने में अगर हम देखें तो एक है डेटा साइंस लाइफ साइकिल में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट हमने लिया क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। इसके बाद जब हम डेटा को संचय करते हैं, डेटा को संचय करने के बाद उसका रिट्रीवल करते हैं, रिट्रीवल करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं, देखते हैं कि डेटा का डिस्पर्जन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसके बाद हम जो है उसमें से यूजफुल फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद कुछ मॉडल्स डेवलप करते हैं, इससे हम प्रेडिक्टिव, प्रिवेंटिव और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करते हैं। तो ये पूरा का पूरा साइकिल जो है 4 सब्जेक्ट्स के कंधों पे है। तो वो सब्जेक्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक्स, जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्जन है, डेटा कैसे बिहेव कर रहा है, किस रास्ते को तय करेगा, ये सारा का सारा काम जो है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होता है। जितने फीचर्स उसमें हैं उनका फीचर इंजीनियरिंग का सारा काम मैथमेटिक्स के थ्रू होता है। और कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा करता है पूरे के पूरे चीज़ों को मॉडल करने में, ऑटोमेट करने में, मशीन लर्निंग्स के कॉन्सेप्ट्स को ऑटोमेट करने में। और इसलिए जो है ये सब्जेक्ट जो है इसमें बेसिकली हम लोग 4 सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं, जो कि हैं आपके इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। जी, तो डॉक्टर पांडे, अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस, बहुत ही सरल भाषा में आप हमें बताइए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में इस समय इतना डेटा जनरेट हो रहा है और जिसमें कि लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से हम उसमें छुपे हुए इंसाइट्स को ले आए और उन इंसाइट से हम जो है रेवेन्यू कुछ जनरेट कर सके। तो इसलिए जो है अभी रिसोर्स पूल्स जो डेटा साइंटिस्ट की है वो बहुत कम है। मान के चलिए अगर जो है विश्व में इस समय 2 से 2.5 लाख डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो एकेडमिक्स जो है उसको प्रोवाइड कर पा रहा है सिर्फ 2 या 3 हज़ार डेटा साइंटिस्ट को। तो ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स गैप है जिसको कि हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर कोर्स के जानकार बच्चे जो कि ट्रेंड हों डेटा साइंस में, उनके सारे टूल्स में, जो कि आइडेंटिफाई कर सके हिडन नॉलेजेस को, हिडन इनसाइट्स को, तो उस चीज़ के लिए जो है अभी हर एरिया में जो है डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हुए अब हम आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ डिग्री या जो कोर्सेज है इस फील्ड में अवेलेबल है, चाहे वो बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, PhD हो गई, या फिर अगर कुछ ऐसा कोई डिप्लोमा कोर्स भी अगर अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे इस समय तो जो है अलग अलग तौर पे बहुत सारे कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ISI कोलकाता,
आई एम IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, कुछ IIMs भी हैं। ये सारे के सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि डिप्लोमा से लेके ग्रेजुएशन के कोर्सेज जो है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, और जैसे ISI है वो मास्टर्स का कोर्स जो है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में ऑफ़र कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे IITs हैं जो कि डेटा साइंस के बैचलर कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, और इस बात की हमें बड़ी प्रसन्नता है कि BIT मिश्रा ने इस आइडेंटिफाई किया चैलेंज को, गैप को, और इस तरीके का पहला कोर्स जिसमें क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस दोनों पढ़ाया जाता है, दोनों सिखाया जाता है, इसका जो है कोर्स का हमने जो है शुरुआत की 2021 में जी। और अभी हम जो है इंटीग्रेटेड मास्टर्स ऑफ साइंस IMSc इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस प्रोवाइड कर रहे हैं जी। जो कि 5 साल का 10 सेमेस्टर का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हमारे पास जो है बैचलर्स के बाद एक एग्जिट ऑप्शन भी है जी। और कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में भी हम सोच रहे हैं, बट अभी ये शुरुआत है जी। बिल्कुल। तो अच्छा, इसके अलावा हम PhD भी ऑफर कर रहे हैं क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस में। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हुए अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे पूरे कंट्री में ऐसे क्या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है जो ये कोर्स देती है बच्चों को, और क्या ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, और अगर अब्रॉड भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो कि बेस्ट है इस सेक्टर के लिए? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको अभी इंडिया में भी कहीं नहीं मिलेगा, और बट हाँ, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट करना शुरू किया है, कुछ जगहों पे बैचलर्स डिग्री शुरू हुई है, और मेरे ख्याल से जितना इम्पोर्टेंट ये कोर्स है आने वाले समय में हम अगल बगल और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ये हम देखेंगे। अभी आगे अगर हम देखेंगे तो जो इस वाले कोर्स में हम जो है JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे ऑल इंडिया रैंकिंग के थ्रू CSAB और जोशा के काउंसलिंग के थ्रू बच्चों का जो है एडमिशन अपने यहाँ ले रहे हैं। कुछ और कोर्सेज हैं जो लोग कुछ इस तरीके के बैचलर्स और मास्टर्स के सेपरेट कोर्सेज हैं जिनके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपनी अपनी परीक्षाएं कराते हैं और उनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन कर रहे हैं। रही बात विदेशों में, तो आप ये इस कोर्स की सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि न सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर्स, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर्स, इसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, इन सब जगहों पे इस कोर्स की भारी भारी डिमांड है। यहाँ के इस कोर्स को किए हुए बच्चों की डिमांड हर जगह है जी। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हुए अब हम आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे बच्चों के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी? कुछ गवर्नमेंट की फेलोशिप्स हैं जो वो अपने नेशनल इनिशिएटिव्स के थ्रू दे रहे हैं, बट कुछ अति पिछड़े बच्चों के लिए भी बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कई सारी फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप जो है ऑन कैंपस भी आपको मिलती है, जो कि इंस्टीट्यूशंस अपने अपने फंड्स के थ्रू जो है प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द स्कोर्स जो कि वो क्वालिफाई करते हैं या अपनी परीक्षाओं में जो है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करते हैं जी। बिल्कुल। तो ये जो सेक्टर है इसमें हायर एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत ज़्यादा। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो है हायर एजुकेशन के लिए चूँकि रिसोर्सेज ही नहीं है, हर एरिया में डेटा जनरेट हो रहा है। मान के चलिए अगर आप मेडिकल साइंस में हैं, इतना ज़्यादा सेंसर्स हैं जिसकी डेटा जो है जनरेट हो रहा है, बट उससे करना क्या है, उसकी प्रोसेसिंग, उससे कुछ जो है इंसाइट्स डेवलप करना, ऐसे बच्चे हैं ही नहीं अभी। तो इसीलिए जो है हायर स्टडीज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है जा भी रहे हैं डेटा साइंस में PhD करने अलग अलग डोमेन्स में। ये एक डोमेन्स में कन्फाइंड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अर्थ साइंस, मेडिकल साइंस, मैनेजमेंट, बैंकिंग, लाइक मेनी ऑफ द फील्ड्स आर देयर जहाँ पे कि बच्चों की रिक्वायरमेंट है। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी अब कि ऐसे क्या क्वालिटीज़ है जो स्टूडेंट्स में होने चाहिए जो कि क्वालिफाई करती है ये कोर्स करने के लिए? पहला तो इंस्पिरेशन मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो, और आप अगर जो है चीज़ों में पैटर्न ढूंढते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है जी। दूसरा इंस्पिरेशन बच्चों के लिए ये है कि अगर आप अभी देखेंगे तो मोस्ट फैंसीड जॉब डेटा साइंटिस्ट की है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पर्क्स,
बट इन टर्म्स ऑफ अदर फैसिलिटीज़ ऑल्सो। जी। अगर आप एक गार्टनर की रिपोर्ट देखेंगे तो गार्टनर की रिपोर्ट कहती है कि एक डेटा साइंटिस्ट की जॉब यूएस में इस समय जो है पैकेज जो है वो इट इज़ अराउंड $250,000 in comparison to other jobs which they are getting in the market right now. तो ये कुछ पर्क्स हैं, और बच्चों का अगर इंटरेस्ट है, अगर उनको थोड़ा सा खोजी है, वो उनको पैटर्न दिखता हो, तो ये कोर्स उनके लिए है। जी बिल्कुल। तो जब बच्चे ये कोर्स कर रहे होते हैं तो कोर्स करने के दौरान बच्चे ऐसे क्या पर्सपेक्टिव लेके चले? बच्चों का पर्सपेक्टिव एक ही होना चाहिए कि ये कोर्स थोड़ा सा कठिन है। मैं अपने बच्चों से भी यहाँ पे बोलता हूँ इस कॉलेज में कि कोर्स थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है, क्योंकि आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड देन इकोनॉमिक्स, ये चारों के हैवी कोर्सेज हैं। और इन कोर्सेज के साथ अगर आप जो है तालमेल अपना बना पाए तो आने वाले समय में ये दुनिया आपके लिए है। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फैंसी कैरियर है, और सीखने के लिए बहुत कुछ है। जी बिल्कुल। तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऐसे क्या फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जो बच्चों के लिए खुल जाते हैं? अगर आप कुछ हमें बता सके इसके बारे में। जी हाँ, ये कोर्स एक ऐसा है जिसमें हर डोमेन के लोगों को ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री को चाहिए डेटा साइंटिस्ट, जो कि और हर कंपनी आजकल अपने जगहों पे जहाँ डेटा जनरेट हो रहा है उन सब जगहों पे ऐसे रिसोर्सेज की उनको आवश्यकता है। तो इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर्स की, इसके बाद जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितना भी फंड डिस्पर्जल है, बैंकिंग आरबीआई के थ्रू, ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि उनके लिए बच्चों के लिए ओपन है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट भी इन बच्चों को खोज रही है कि ऐसे बच्चे आए जिनके साथ वो एक नए आयाम को शुरू कर सकें। जी बिल्कुल। इसके अलावा इस कोर्स की खूबी ये है कि 5 साल का कोर्स होने की वजह से हमारे बच्चे जो है रिसर्च डोमेन के लिए भी तैयार है। तो अगर कोई हायर स्टडीज परस्यू करना चाहता है इन इंडिया और अब्रॉड, दिस कोर्स इज फॉर देम। इसके अलावा चूंकि डेटा साइंस एक स्टेपिंग स्टोन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो अगर आप देखेंगी तो अगर किसी का एंटरप्रेन्योरशिप में भी मन है तो ये कोर्स उनके लिए है। जी बिल्कुल। तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में दोनों सेक्टर में इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटीज। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने अभी एआई का जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एआई और डेटा साइंस के बीच, तो आप इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आप ये हमें बताइए। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डेटा साइंस में हम लोग देखते हैं कि डेटा जब वो जनरेट हो रहा है, डेटा के जनरेशन की ऑथेंटिसिटी चेक करने से लेके डेटा के क्यूरेशन, जब हम उसके स्टोरेज की बात करते हैं, उसके एफिशिएंट रिट्रीवल की बात करते हैं, इसके बाद जो है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्जन आइडेंटिफाई करने से लेके उसमें जो काम के फीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये सारा का सारा काम जो है डेटा साइंस के थ्रू होता है। और अगर आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वहाँ भी हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अचीविंग ह्यूमन बिहेवियर थ्रू अ सिस्टम। तो अगर जो है डेटा साइंस के सारे आयाम हम कंप्लीट कर लेते हैं, डेटा साइंस का हम जो है इक्वल तरीके से जो है अध्ययन कर लेते हैं, और अगर हम जान जाते हैं कि डेटा साइंस के थ्रू हम कैसे डिस्क्रिप्टिव, प्रिवेंटिव, प्रेस्क्रिप्टिव एंड प्रिवेंटिव एनालिटिक्स को हम अचीव कर पा रहे हैं, तब थ्रू मॉडल्स के थ्रू अगर हमने ऑटोमेट कर दिया तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए डेटा साइंस बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो ये जो हमारा जो पूरा सेक्टर है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस का, ये हमारे देश की तरक्की के लिए किस हद तक बेनिफिशियल है? जी हाँ, इसकी कुछ रियल केस स्टडीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही रिसेंटली जितने तरीके के फंड डिस्पर्जल थे और फंड का यूटिलाइजेशन था अक्रॉस इंडिया, उन्होंने उसको मॉनिटर करना शुरू किया थ्रू द डेटा विच इज़ गेटिंग जनरेटेड इन रिस्पेक्टिव डोमेन्स। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल मनरेगा का दिया, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जो है एग्जांपल्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ने रियल लाइफ जो है ट्रैकिंग शुरू की थ्रू डैशबोर्ड्स कि जो है एक्चुअली वो पैसा जो है यूज़ हो रहा है कि नहीं। कोल इंडिया ने इम्प्लाई किया कि उनका जो है ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली जितना जो है माल लेके वो निकला था एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी के लिए,
उन सारी चीज़ों की ट्रैकिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है डेटा साइंस के थ्रू जो है पॉसिबल है। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स के थ्रू हमको जो है प्राइसिंग का इंडिकेशन, प्रॉफिट का एस्टिमेशन, किस तरीके से हम जो है पे रेज दे रहे हैं किसी को या नहीं दे रहे हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स का एक अमलगमेशन करके गवर्नमेंट के ज़्यादातर इनिशिएटिव्स को हम जो है एनलार्ज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं और एफिशिएंटली ट्रैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो आने वाला जो समय है, अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें, तो क्या फ्यूचर में इस कोर्स की वैल्यू और बढ़ने वाली है? क्या रेफरेंस है? एक फेमस सेइंग है आजकल की, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कहा गया है क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज ने ये मान लिया है कि अभी अगर हम जो है अपने डेटा को एफिशिएंटली एनालाइज कर सकें, उससे हिडन इंसाइट्स को अगर हम रिट्रीव कर सकें, तो आने वाले समय में इसी डेटा के इंसाइट्स के थ्रू हम जो है पैसा या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आने वाले समय के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू हम न सिर्फ जो है सोशल बेनिफिट्स जो है सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है लोगों की अफेक्टिवली जो है मॉनिटर कर सकते हैं, उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स और प्रोटोटाइप्स डेवलप करने में भी डेटा साइंस का एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। जी। अगला 25 साल 30 साल डेटा साइंस के नाम, यही जो है मोटो है इस समय पूरे वर्ल्ड का। जी बिल्कुल। तो क्या गवर्नमेंट ने भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स ली है इस कोर्स को और प्रमोट करने के लिए, या इस सेक्टर को और इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आइडेंटिफाई किया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने AI/ML का हर जगह हर एरिया में इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दिया और उस कड़ी के तहत ही जो है डेटा साइंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे जो है फंड्स जो है डिस्पर्स कर रही है, सो दैट दे कैन एक्चुअली यूटिलाइज इट इन वेरियस फील्ड्स। ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड्स में इसका स्कोप जो है यूटिलाइज हो सके, इसके लिए उन्होंने कई सारे जो है नेशनल मिशंस भी शुरू किए हैं। जैसे कि नेशनल मिशन फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, जिसमें हम क्वांटम डेटा साइंस के रियल्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नेशनल मिशन ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम्स है, जिसमें कि जो है इस तरीके की फंडिंग गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि हम इस तरीके का ऑटोमेटेड सेटअप जो है कर सकें। जी बिल्कुल। तो क्या स्कूल लेवल पे भी इस कोर्स को प्रमोट करने की क्या ज़रूरत है? जैसा कि हमने बात किया हमारा फ्यूचर है डेटा साइंस में, तो स्कूल लेवल पे ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? जी हाँ, इस चीज़ को हम लोग भी बहुत दिनों से कह रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी इसको रियलाइज़ किया है और इसी तरीके से अटल टिंकरिंग लैब और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने नए नए स्कीम्स और इस तरीके के प्रमोशंस को जो है बढ़ावा दिया है, जिसमें कि IITs या NITs या इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जिसमें BIT भी जो है एक BIT मिश्रा भी एक पार्ट है इसका, जो कि हम स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को प्रमोट करते हैं इस तरीके के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में, उनको समझाने में भी कि आने वाले समय में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI/ML का क्या यूज़ है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स के चैलेंजेस भी हम उनको बताना शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी उनको हम जो है बताना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, इकोनॉमिक लिटरेसी बढ़े और इस तरीके का हैंड्स ऑन उनका जो है हो सके। जी बिल्कुल। तो और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी है, कुछ और ऐड ऑन ऐसा जो स्कूल लेवल पे करना चाहिए बच्चों के लिए? दिव्या जी, ये डेटा साइंस की उम्र ही अभी 8 से 9 साल हुई है। जी बिल्कुल। जिन चीज़ों पे हम अभी डेटा साइंस को चला रहे हैं वो सब्जेक्ट बहुत पहले से है, बट डेटा साइंस ये जो एमलगमेशन है स्टैट्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का, ये काफ़ी नया है और नया होने की वजह से चैलेंजेस भी बहुत हैं और ये जर्नी भी बहुत लंबी है और सीखने को भी बहुत कुछ है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको हर लेवल पे ले जाने के लिए, बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो समझें, इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग ना समझ के इन सारी सब्जेक्ट्स को एक साथ समझे। तो अब देखेंगे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जो है डेटा इंटेंसिव मैनर में सोचना शुरू करे, थ्योरेटिकल के साथ साथ वो प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपने जहन में लाए। तो ये जो डेवलपमेंट है ये थोड़ा समय लेगा, बट आने वाले समय में जब बच्चा थ्योरेटिकल और
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डेटा इंटेंसिव मैनर में समझना शुरू करेगा, तब जाके जो है इंडिया अगेन जो है इस एरिया में भी, जैसे आईटी इंडस्ट्री में हम लीडर हैं, तो आने वाले समय में इस एरिया में भी हम लीडर रहेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हम अपने कार्यक्रम के अंत में अब आए, तो ऐसा कोई एक मैसेज है जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हमें आज देख रहे हैं, उन्हें कुछ आप बताना चाहते हैं? थोड़ा सा बच्चे सेप्टिकल हैं, बच्चे थोड़ा सा कैरी अवे भी हैं AIML को लेके, और उनके लिए मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट्स का बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और कोर कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग आपकी तभी होगी जब आप जो है जानेंगे कि मशीन लर्निंग एक्चुअली कैसे काम करता है, उसके पीछे की मैथमेटिक्स, उसके पीछे की स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, DBMS का कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे इन्वॉल्व होना है, प्रोग्रामिंग के क्या एस्पेक्ट्स आपके होने हैं, विजुअलाइजेशन कहाँ इम्पोर्टेंट है, ये पूरी की पूरी डेटा साइंस की लाइफ साइकिल को आपको जो है अमलगमेट करना है। तब जाके आप ट्रूली जो है नेशन डेवलपमेंट में आप अपना पार्ट दे पाएंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे जो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ये कोर्स परस्यू कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे फॉर अ क्लियरर पर्सपेक्टिव? अगेन आपको जो है बहुत थ्योरेटिकल नहीं रहना है, थ्योरी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। आप प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़िए, आप समझिए कि जो है किस तरीके से हो रहा है, मॉडल्स डेवलप कब हो रहे हैं, एक एल्गोरिदम जो है आपका वो किस तरीके के डेटा सेट्स के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। आप हमेशा याद रखिए कि एक ही तलवार से आप हर चीज़ का शिकार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो आपको अपनी नॉलेज को इतना ज़्यादा एनहांस करना है जिससे आपको पता चले कि अच्छा अभी इस वाले हथियार का यूज़ करना है और इस वाले हथियार का यूज़ करना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरलता से इस विषय के बारे में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस के बारे में हमारे दर्शकों को बताया है। आशा है कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारा ये आज का कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करिए। और भी राहें के तमाम एपिसोड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद। जोहार।